हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लर्निंग चेंजेस लाइफ। और आज हम सीखने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। दोस्तों, कई लोग यह सवाल करते हैं कि बिना अकाउंटिंग टर्म्स को समझे टैली सॉफ्टवेयर को ऑपरेट किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं तो आपके लिए टैली RP9 को ऑपरेट करना मुश्किल होगा विदाउट बेसिक्स को सीखे या समझे। दोस्तों, जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेसिक सीखना ज़रूरी है। अगर आप बिना डेबिट क्रेडिट को समझे, बिना एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यूज़ को समझे, अगर आप सीधा एक टैली RP9 को चलाने जाएंगे, सीखने जाएंगे, तो आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी टैली RP9 का कोर्स या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, उससे पहले आपको अकाउंट्स के बेसिक्स की नॉलेज दी जाती है, ताकि आपको आगे कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और कोई भी दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेसन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डबल एंट्री सिस्टम। इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हैव टू साइड्स। डबल एंट्री सिस्टम में दो साइड्स होते हैं। एक होता है डेबिट साइड, दूसरा होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को हम DR भी कहते हैं और क्रेडिट साइड को हम CR भी कहते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स एंड मोर एज पर ट्रांजेक्शन। दोस्तों, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कम से कम दो अकाउंट्स को तो इफेक्ट करती ही है और वो दो से ज़्यादा को भी कर सकती है। ये ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके की ट्रांजेक्शन है। बोथ साइड इक्वल एट द एंड ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन, टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट। दोस्तों, जब भी हम कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमारा जो टोटल डेबिट का वैल्यू होगा वो टोटल क्रेडिट के इक्वल होगा। कभी भी उनके बीच डिफरेंस नहीं होगा। अगर कोई डिफरेंस होता है तो इसका मतलब वो एंट्री गलत होगी, उसको रीचेक करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे दो एग्जांपल लिए गए हैं दोस्तों समझाने के लिए। पहला एग्जांपल है, मिस्टर ए डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹5,000। मिस्टर बी परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1,000 एंड पेड कैश ऑफ ₹500। पहले एग्जांपल में दिया गया है कि मिस्टर ए ने बैंक में ₹5,000 कैश डिपॉजिट किया है। वहीं दूसरा एग्जांपल है कि मिस्टर बी ने एक फर्नीचर परचेज किया है जिसकी कीमत ₹1,000 है और उन्हें अभी ₹500 कैश पे किया है, यानी कि ₹500 अभी भी उनके ऊपर उधार है, यानी क्रेडिट है। हम पहले ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री देखेंगे दोस्तों, बुक ऑफ मिस्टर ए, जिसके अंदर हमने बैंक को डेबिट किया है ₹5,000 से और कैश को क्रेडिट किया है ₹5,000 से। आप देखेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड के जो टोटल बैलेंस है वो इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे बैंक डेबिट हुआ है और कैश क्रेडिट हुआ है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि बैंक और कैश दोनों ही एसेट्स है और जब भी हमारा एसेट्स इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है और जब भी हमारा एसेट्स डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो बैंक है हमारा वो ₹5,000 से इंक्रीज हो रहा है और कैश ₹5,000 से डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बैंक डेबिट है और कैश क्रेडिट होगा। तो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं दोस्तों, ट्रांजेक्शन 2। दोस्तों, ₹1,000 का फर्नीचर परचेज किया है, यानी फर्नीचर जो कि हमारा एसेट्स है वो इंक्रीज हो रहा है। ₹1,000 से हमने उसको डेबिट कर दिया। कैश ₹500 से क्रेडिट हो रहा है। कैश हमारा एसेट्स है जो कि डिक्रीज हो रहा है ₹500 से, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। दोस्तों, क्रेडिटर जो कि क्रेडिट है ₹500 से, ये हमारी लाइबिलिटी है, यानी कि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है ₹500 से, हमारे ऊपर ₹500 की देनदारी आ रही है, तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया है। तो जब भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी दोस्तों तो हम उसको क्रेडिट करेंगे और जब भी हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी यानी कि कम होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे। आगे हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, यानी जो एसेट्स है वो लाइबिलिटी और इक्विटी का जोड़ के बराबर होता है। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि एसेट्स जो है डेबिट तब होता है जब हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है और क्रेडिट जब डिक्रीज, यानी कि जब एसेट्स हमारा बढ़ेगा तो डेबिट एंड घटेगा तो क्रेडिट। उसी प्रकार लाइबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो डेबिट और बढ़ेगी तो क्रेडिट। जैसा कि ऊपर एग्जांपल में दिया गया है दोस्तों, हमारा क्रेडिटर जो कि हमारी लाइबिलिटी है वो ₹500 से इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम इसको क्रेडिट किया हुआ है। और यहीं अगर हम इसकी पेमेंट कर देते ₹500 से तो हमारा ये डेबिट हो जाता क्रेडिटर और ये डिक्रीज होता
वहीं हम इक्विटी की बात करें दोस्तों, इक्विटी कैपिटल कहलाती है, यानी ओनर्स फंड होता है, यानी कि जो ओनर्स होते हैं व्यापार के, जो मालिक, उनका धन। इक्विटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब इक्विटी डिक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे। इसके एग्जांपल के लिए अगर हम व्यवसाय के अंदर 5,000 रुपये इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी 5,000 रुपये बैंक से अगर हम अपने व्यवसाय के अंदर लगाते हैं, तो दोस्तों हमारा जो कैपिटल होगा वो क्रेडिट होगा, और बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज होकर वो डेबिट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारा एसेट्स अगर इंक्रीज हुआ है तो हमारा कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है। इसके हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं दोस्तों। मिस्टर ए स्टार्टेड न्यू बिजनेस विथ 1 लाख चेक, एंड दूसरा एग्जाम्पल है कि मिस्टर ए बाउट फर्नीचर ऑफ ₹50,000 पेड चेक ₹20,000। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों कि एक नया बिजनेस स्टार्ट किया गया है, 1 लाख रुपए से चेक पेमेंट की गई है बिजनेस में। एंड दूसरा एग्जाम्पल है कि व्यवसाय के अंदर फर्नीचर खरीदा गया 50,000 रुपये का, और उसके लिए 20,000 रुपये का चेक पे किया गया, और 30,000 रुपये अभी भी आप देखेंगे तो उधार है। तो इसकी इक्वेशन देखेंगे दोस्तों, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारा एसेट्स जो है, यानी जो हमारा बैंक बैलेंस है, वो 1 लाख रुपए से इंक्रीज हुआ था, यानी कि 1 लाख रुपए से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा था। वहीं हमारी लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसका, क्योंकि इसमें कोई लाइबिलिटी थी नहीं। वहीं इक्विटी के देखेंगे हम अगर बात, यानी कैपिटल की, तो 1 लाख रुपए से वो भी इंक्रीज हुआ है, यानी दोस्तों एसेट्स इंक्रीज हुआ तो हमारा इक्विटी भी इंक्रीज हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों अगर हमने देखा है कि फर्नीचर हमने 50,000 रुपये की पेमेंट, 50,000 रुपये का परचेज़ किया है, और चेक से 20,000 रुपये की पेमेंट करी है, तो आप देखेंगे कि फर्नीचर तो 50,000 रुपये से बढ़ गया, वहीं बैंक जो है हमारा वो 20,000 रुपये से डिक्रीज़ हो गया, यानी टोटल जो हमारा इंक्रीज़ हुआ है एसेट्स, वो हुआ है 30,000 रुपये से, यानी 50 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 30,000। वहीं हमारी लाइबिलिटी जो है वो 30,000 रुपये से इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि अभी तक हमने 30,000 रुपये की क्रेडिटर को पेमेंट नहीं किया है, यहाँ पे कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया। तो आप देख पाएंगे कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ी तो हमने उसको क्रेडिट किया, और जब हमारी लाइबिलिटी घटेगी तो हम उसको डेबिट करेंगे, और जब हमारा एसेट्स बढ़ा तो हम उसको डेबिट किया, एंड घटा तो क्रेडिट किया। उसी प्रकार इक्विटी में जब इंक्रीज़ आया तो हमने उसको क्रेडिट किया, एंड जब हमारे इक्विटी डिक्रीज़ होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स दोस्तों ये अकाउंटिंग की शब्दावली है, यानी अकाउंट्स में यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं। ट्रेड, व्यापार में सेल एंड परचेज, यानी वस्तुओं की सेल परचेज करना ट्रेड कहलाता है। बिजनेस, कोई भी लीगल वर्क जो कि प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से किया जाए वो हमारा व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है, यानी एक बड़ा शब्द है, इसके अंदर उत्पादन, क्रय विक्रय, बीमा कंपनियां, माल भाड़ा कंपनियां इत्यादि काफ़ी सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। प्रोफेशन, प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से किया गया कार्य जिसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता हो वो प्रोफेशन कहलाता है। जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनके द्वारा किया गया कार्य प्रोफेशन कहलाता है। ऑनर्स, ऑनर व्यापार के मालिक जो कि व्यापार में अपना धन लगाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस पे इनका अधिकार होता है, यानी व्यापार में अगर प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर इनका अधिकार है, अगर लॉस होता है तो भी उसका वहन यही करते हैं। कैपिटल, ऑनर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया धन कैपिटल कहलाता है। गुड्स, व्यापार में परचेज एंड सेल करने के ऑब्जेक्टिव से खरीदा गया कोई भी माल गुड्स कहलाता है। ड्राइंग्स, जब भी ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए व्यापार से धन विड्रॉ करता है, यानी कोई भी मनी विड्रॉ करता है, तो ड्राइंग्स कहलाती है। परचेज, सेल करने के उद्देश्य से खरीदा गया कोई भी गुड्स हमारा परचेज कहलाता है। हम उधार भी परचेज कर सकते हैं और कैश परचेज भी किया जा सकता है। सेल, व्यापार में बेचा गया गुड्स सेल कहलाता है। सेल हम उधार भी किए कर सकते हैं, एंड
उसको कैश सेल भी किया जा सकता है। परचेज रिटर्न, किसी खराबी की वजह से या किसी अन्य मजबूरी की वजह से जब हम अपने गुड्स को रिटर्न करते हैं, परचेज किए हुए गुड्स को रिटर्न करते हैं, तो वो हमारा परचेज रिटर्न कहलाता है। सेल्स रिटर्न, जब भी हमारा बायर या कस्टमर किसी गुड्स की डिफेक्ट की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से हमारे माल को वापस करता है तो हमारे लिए सेल्स रिटर्न बन जाता है। स्टॉक्स, व्यापार में उपस्थित गुड्स या यूँ कहें यानी गोडाउन में जो हमारा परचेज किया हुआ गुड्स अभी उपलब्ध है वो हमारा स्टॉक कहलाता है। स्टॉक हमारा रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है। कॉस्ट, व्यापार में परचेज किए गए माल के ऊपर खर्च किए गए अन्य खर्चों को जोड़ने के बाद जो कॉस्ट आती है उसको कॉस्ट कहते हैं। क्रेडिटर्स, जब भी हम अपने सप्लायर से कोई माल उधार खरीदते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। डेटर्स, जब भी हम उधार कोई भी माल अपने कस्टमर को या बायर को बेचते हैं तो वो हमारे डेटर कहलाते हैं। लाइबिलिटीज़ हमारी देनदारी होती है, यानी ऐसा कोई सा भी खर्चा जो हम व्यापार में कर चुके हैं पर उसकी पेमेंट अभी बाकी हो वो हमारी लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। एसेट्स, हमारे व्यापार में समस्त वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहायक होती हैं वो संपत्ति कहलाती हैं। एक्सपेंसेस, हमारे माल के उत्पादन और बेचने में जो भी खर्च होते हैं वो व्यय कहलाते हैं। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी। डायरेक्ट एक्सपेंस, ये वो खर्चे होते हैं जिन्हें व्यापारी माल खरीदते वक्त करता है। वस्तु की लागत पर एक हिस्सा होता है। गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, फैक्ट्री की बिजली आदि प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से ना होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय संबंधी होता है। इसके अंतर्गत विज्ञापन, गाड़ी का माल भाड़ा, बिजली का बिल, डिस्काउंट आदि आते हैं। रिवेन्यू, गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर उससे जो भी प्राप्ति होती है उसको हम राजस्व कहते हैं। डिस्काउंट, व्यापारी द्वारा अपने कस्टमर को दी गई रियायत डिस्काउंट कहलाती है। अगर हम अपने सप्लायर से कोई रियायत लेते हैं तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, अगर हम अपने कस्टमर को कोई रियायत देते हैं तो डिस्काउंट पेड कहलाता है। बैड डेट्स, व्यापारी जो उधार बेचे गए माल की पूरी रकम डेटर्स यानी देनदारों से प्राप्त हो जाए ये आवश्यक नहीं है, इसलिए इस उधार की रकम में से जो वसूल नहीं हो पाती उसे व्यापारी का बैड डेट्स कहते हैं, यानी व्यापार का जो घाटा होता है। यानी अगर डेटर हमारे पैसे को वापस करने में असमर्थ होता है तो वो हमारा बैड डेट्स कहलाता है। वाउचर, व्यापार संबंधी सभी व्यवहार व लेन देन के प्रमाण के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए या फिर लिए जाते हैं हम उन्हें वाउचर कहते हैं। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको टैली सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करने के लिए हम वाउचर का उपयोग करते हैं। बैलेंस शीट, कंपनी का स्टेटमेंट जो कंपनी की सारी डिटेल्स आपको बताता है उसी को हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो कंपनी के डिटेल्स को दिखाता है। कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर लॉस, बैलेंस शीट को हम साल के एंड में बनाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।